हेलो एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग JOIT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको बता दूं, ये जो सीरीज़ है ये एग्जाम तक चलने वाली है, तो वीडियो को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। बाकी ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें सिर्फ हम JOIT के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, असिस्टेंट प्रोग्रामर के क्वेश्चंस भी रहेंगे और बाकी HPSSC के अलावा जो भी इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट करते हैं JOIT के एग्जाम्स, उनके क्वेश्चंस भी मैं इस वीडियो सीरीज़ में इंक्लूड करूँगा। बाकी अगर आप लोग एक प्रॉपर तरीके से JOIT की तैयारी करना चाहते हैं तो एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। वैसे तो ये क्रैश कोर्स जो है 2 मंथ का रहेगा और 45 डेज में हम जो है थ्योरी वाला पोर्शन निपटा लेंगे। फिर उसके बाद एग्जाम तक जितना हो सके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इस कोर्स के कुछ यूनिक फीचर्स आपको बता देता हूँ। इस कोर्स में डेली जो है 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, लाइव क्लास। बाकी इसके अलावा ये पूरा का पूरा कोर्स जो है रिकॉर्डेड में भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डेड देखना चाहें तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। लाइव क्लास में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कवर किए जाएंगे और साथ में आपके डाउट भी रिजॉल्व किए जाएंगे। बाकी इस कोर्स में आप सभी के लिए 1-to-1 गाइडेंस भी अवेलेबल रहेगी। कभी भी कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो आप 1-to-1 वो डाउट रिजॉल्व करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इस कोर्स में फुल लेंथ और चैप्टर वाइज टेस्ट दोनों रहेंगे। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा और जो भी क्लासेस में करवाया जाएगा उसकी PDF आपको हिमाचल कॉम्पिटिटिव ऐप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जरूरी नहीं है कि 2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाए। अगर एग्जाम 2 महीने के बाद भी होता है तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस जो है एग्जाम तक कंटिन्यू की जाएंगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए लिंक से या तो हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे कोर्स देख लीजिए, या फिर कोर्स का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस कोर्स का प्राइस जो है 1200 रुपीज़ है वैसे तो, बट आप कूपन कोड यूज़ करके इसको 1000 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। ये जो है सारा इस कोर्स का स्टडी प्लान रहेगा। ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी ये जो है हमारा स्टडी प्लान है, ये भी आप पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सागा 220 कंप्यूटर इन 2011? तो सागा 220 सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेट लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल इज सिमिलर टू डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो जो TCP/IP मॉडल की इंटरनेट लेयर होती है वो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर के सिमिलर ही होती है। ऑलरेडी पढ़ रखी है ये सारी चीज़ें हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द IEEE नंबर फॉर WiMAX? तो WiMAX के लिए IEEE नंबर कौन सा होता है या फिर कौन सा स्टैंडर्ड जो है WiMAX के लिए यूज़ किया जाता है? 802.16। नेक्स्ट देखिए, द मेथड फॉर स्टोरिंग डाटा टेम्परेरली सच दैट इनपुट आउटपुट ऑफ सेम जॉब इज ओवरलैप्ड विद इट्स ओन प्रोसेसिंग इज नोन एज। तो डाटा को टेम्परेरली स्टोर करने का ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें सेम जॉब की इनपुट आउटपुट जो है उसी जॉब की प्रोसेसिंग के साथ ओवरलैप करती है? तो इस मेथड को बफरिंग कहा जाता है। देखिए बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी पूलिंग और बफरिंग में, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो बफरिंग और स्पूलिंग में एक मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है। बफरिंग में जो मेमोरी यूज़ की जाती है वो होती है रैम, और स्पूलिंग में जो मेमोरी यूज़ की जाती है वो हार्ड ड्राइव रहती है। और दूसरा एक मेजर डिफरेंस ये है कि बफरिंग में सेम जॉब की इनपुट आउटपुट उसी जॉब की प्रोसेसिंग के साथ ओवरलैप करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं कि बफरिंग हो रही है। यहाँ पे बफरिंग होने का मतलब क्या है? सेम वीडियो किसी सोर्स से डाउनलोड भी हो रही है और उस वीडियो को आपके मॉनिटर पे सेम टाइम पे डिस्प्ले भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेम जॉब की इनपुट आउटपुट भी हो रही है उसी जॉब की प्रोसेसिंग के साथ। इसे कहा जाता है बफरिंग। और स्पूलिंग में क्या होता है? कोई एक टास्क परफॉर्म किया जा रहा है कंप्यूटर पे और दूसरे टास्क पे आप जो है इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्पूलिंग कहाँ पे यूज़ की जाती है? प्रिंटर्स वगैरह में। तो एक बार आप प्रिंट की कमांड दे देते हैं तो प्रिंटर चुपचाप अपना काम करता रहेगा और सेम टाइम पे आप जो है कंप्यूटर पे कोई दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट सर्फिंग करनी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो चीज़ आप प्रिंटिंग के साथ साथ कर सकते हैं। प्रिंटर अपना काम करता रहेगा, आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे अपना काम करते रहेंगे। तो स्पूलिंग में मल्टीपल जॉब्स एक साथ टेक प्लेस कर सकती हैं। बफरिंग में एक ही जॉब की इनपुट आउटपुट उसकी प्रोसेसिंग के साथ ओवरलैप करती है। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटेक्ट्स द कोएक्सियल केबल फ्रॉम नॉइस? तो कोएक्सियल केबल को नॉइस से कौन प्रोटेक्ट करता है? आउटर कंडक्टर। इनर कंडक्टर जो होता है वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर प्योर अलोहा द मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन इज। तो प्योर अलोहा में मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन कितनी होती है? ऑलमोस्ट 18%। अब देखिए ये अलोहा प्रोटोकॉल जो है 2 टाइप की होती है, एक प्योर और एक स्लॉटेड। और इस अलोहा प्रोटोकॉल को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक सेम मीडियम के थ्रू जो है मल्टीपल चैनल्स डाटा को सेंड करते हैं। और ये प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा क्यों यूज़ की जाती है? जब किसी सिंगल मीडियम से मल्टीपल चैनल जो है डाटा को सेंड करेंगे तो ये जो डाटा फ्रेम्स होती हैं ये बीच में कोलाइड कर जाती हैं। तो जैसे ये डाटा फ्रेम्स कोलाइड करती हैं ये वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं और दोबारा से फिर उन फ्रेम्स को रीट्रांसमिट किया जाता है। तो ये जो डाटा फ्रेम्स का कोलिजन है ये जितना कम हो सके इसीलिए प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा यूज़ की जाती है।
अब देखिए प्योर अलोहा में चैनल में किस तरह का ट्रैफिक है, आगे से कोई फ्रेम्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये चेक नहीं किया जाता है, सिंपली डाटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। डाटा कह लो या फिर डाटा फ्रेम्स कह लो, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है ये मैक प्रोटोकॉल है और मैक आपको पता है एक हार्डवेयर एड्रेस है, और जहाँ पे हार्डवेयर एड्रेस की बात की जाती है वहाँ पे डाटा को फ्रेम कहा जाता है। ये चीज़ें हमने OSI मॉडल में बहुत डिटेल में पढ़ी है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो डाटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है इसी पे आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस यानी कि हार्डवेयर एड्रेस लगा होता है। तो क्योंकि प्योर अलोहा जो होती है वो बिना देखे सुने डाटा फ्रेम्स को ट्रांसमिट कर देती है, इसलिए इसमें चैनल यूटिलाइजेशन जो होती है वो बहुत कम रहती है, अराउंड 18%। और स्लॉटेड अलोहा में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जाती है चैनल को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करके, तो इसलिए कोलिजन के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं, और इसलिए स्लॉटेड अलोहा में डाटा ट्रांसमिशन की रेट जो है वो डबल हो जाती है 36%। तो प्योर अलोहा में चैनल यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 18% होती है और स्लॉटेड में 36%। नेक्स्ट देखिए द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू, तो ये जो टर्म है GIGO ये एक्यूरेसी के साथ जुड़ी हुई है। GIGO मतलब गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन सी, इनमें से कौन सा वैलिड डाटा टाइप नहीं है सी लैंग्वेज में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनसाइंड फ्लोट, बाकी सभी ये वैलिड डाटा टाइप है। नेक्स्ट देखिए इन सी लैंग्वेज ऑल द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद डैश कैरेक्टर, तो सी लैंग्वेज में जितनी भी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होती हैं वो \0 के साथ टर्मिनेट की जाती है। तो स्ट्रिंग्स कुछ और नहीं, एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे यहाँ पे एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर दी गई है तो इसे स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, कैर डाटा टाइप दिया, फिर उसके बाद इस स्ट्रिंग का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इक्वल टू साइन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में आप जो है स्ट्रिंग्स दे देते हैं। तो इस तरह से एक सिंगल कैरेक्टर एपोस्ट्रोफी में डाल के आप जो एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, और लास्ट में स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए आपको \0 यूज करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s यूज किया जाता है, बट हाँ अगर बात हो सिर्फ एक कैरेक्टर की तो वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है %c। तो कुछ खास नहीं है, जिस तरह से आप एरे डिफाइन करते हैं लगभग उसी तरह से स्ट्रिंग डिफाइन की जाती है। इसका भी पहला एलिमेंट जो होता है वो 0th एलिमेंट कहलाता है, दूसरा आ गया 1, तीसरा आ गया 2, तो इस तरह से इनको एक्सेस किया जाता है। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स में मैंने सब कुछ करवाया, वहाँ पे पढ़ सकते हैं आप जाके। नेक्स्ट देखिए एक एक्सेल फंक्शन आपसे पूछा गया है इक्वल टू प्रॉपर हेलो वर्ल्ड। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फंक्शन जो वो करता क्या है। तो प्रॉपर एक टेक्स्ट फंक्शन है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम कोटेशन मार्क के अंदर देते हैं तो उसको ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रॉपर केस क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल रहेगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल टू फिक्स्ड 24746.6654 2 फॉल्स। तो फिक्स्ड फंक्शन आपसे पूछा गया है। अब फिक्स फंक्शन देखिए सबसे पहले तो करता क्या है, ये किसी नंबर को राउंड ऑफ करने का काम करता है। अब आप लोग कहेंगे कि राउंड ऑफ तो राउंड फंक्शन भी करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यहाँ पे आता है, लास्ट में यहाँ पे आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है, ट्रू फॉल्स या फिर 1 0। तो अगर आप यहाँ पे फॉल्स देते हैं तो राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर है वो कॉमा के साथ डिस्प्ले किया जाता है। अगर आप यहाँ पे ट्रू देते हैं तो ये कॉमा जो है डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। तो अब तो बिल्कुल इजी हो गया इसको सॉल्व करना। 2 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपके पास आएगा 24746.67। यहाँ पे एक 1000 सेपरेटर लग जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इक्वल टू एवरेज है A1 टू D1। तो A1 से लेकर D1 तक जो आपको रेंज दे रखी है उस पर आपने एवरेज ए फंक्शन लगाना है। अब सिंपल एवरेज तो आप सभी ने निकाला होगा, किस तरह से करते हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। बट यहाँ पे एवरेज ए पूछा गया है और यहाँ पे आपके पास कुछ कैरेक्टर्स भी दे रखे हैं और एक ट्रू वैल्यू दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब जहाँ पे एवरेज ए की बात आती है वहाँ पे हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे और ट्रू फॉल्स भी इन्वॉल्व होगा। तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं 0, फॉल्स को भी कंसीडर किया जाता है 0 और ट्रू को कंसीडर किया जाता है 1। बाकी जो भी कैरेक्टर्स होंगे और ट्रू फॉल्स होगा इसको भी एक सिंगल एंटिटी कंसीडर किया जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 12 + 15 27। एम को कंसीडर किया जाएगा 0 क्योंकि ये एक कैरेक्टर है, फॉल्स को भी 0 कंसीडर करेंगे और ट्रू को कंसीडर किया जाएगा 1। तो 27 + 1 कितने हो गए? 28। अब इसको डिवाइड हम 3 के साथ नहीं करेंगे या फिर 2 के साथ नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, क्योंकि m और 2 को सिंगल एंटिटी कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल नंबर हमारे पास हो गए 4 और सम आ गया 28। तो एवरेज ये कितना हो जाएगा? 7। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है एक वैल्यू को स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ कंपेयर करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा इन ऑपरेटर। अब एक वैल्यू को स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ कंपेयर करने का मतलब क्या है? मान लो आपके पास कुछ इंप्लॉयज़ का डाटा पड़ा हुआ है और उनमें से कुछ सिलेक्टेड इंप्लॉयज़ का डाटा आप फैच करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ID 1, ID 5, ID 7, ID 9।
तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आप फैच करना चाहते हैं तब आप इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बिटवीन का यूज़ तब किया जाता है जब आप एक रेंज देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ID 1 से ID 10 तक आप डाटा फैच करना चाहते हैं, और बिटवीन जो है ये इंक्लूसिव ऑपरेटर है। इंक्लूसिव का मतलब यहाँ पे 1 भी इंक्लूड किया जाएगा और 10 भी इंक्लूड किया जाएगा। बाकी एनी और ऑल का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो क्रैश कोर्स में ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच काइंड ऑफ क्वेरी दैट डिस्प्लेज इट्स ऑन डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्टिंग यू फॉर एंटरिंग इन्फॉर्मेशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग। तो इनमें से कौन सी क्वेरी जो है आपको प्रॉम्प्ट करती है कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए एग्जीक्यूट होने से पहले। तो इस क्वेरी को कहा जाता है पैरामीटर क्वेरी। अब देखिए पैरामीटर क्वेरी क्या होती है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कुछ पैरामीटर्स के आधार पे डाटा को फैच करना चाहते हैं या फिर रिकॉर्ड्स को फैच करना चाहते हैं, वहाँ पे पैरामीटर क्वेरी यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा है और आप जो है बैच वाइज डाटा को फैच करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप पैरामीटर क्वेरी यूज़ करेंगे। तो जैसे इस पैरामीटर क्वेरी को रन करेंगे, तो पैरामीटर क्वेरी को रन करने के लिए आपको पैरामीटर्स की जगह पे बैच सेलेक्ट कर देना है। फिर जैसे ही आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट किया जाएगा जहाँ पे आपसे बैच का नाम मांगा जाएगा। तो जैसे आप बैच का नाम एंटर करेंगे, बैच वाइज रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे। या फिर अगर आप सिटी वाइज डाटा को फैच करना चाहते हैं तो पैरामीटर में आप सिटी दे सकते हैं, ID वाइज डाटा को फैच कर सकते हैं आप। तो इस तरह की क्वेरी को पैरामीटर क्वेरी कहा जाता है, जहाँ पे रिकॉर्ड को फैच करने से पहले आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज जूम स्लाइडर लोकेटेड। जूम स्लाइडर कहाँ पे लोकेट रहता है, स्टेटस बार में। नेक्स्ट देखिए, सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज डैश पॉइंट स्पेसिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंगल स्पेसिंग कितने पॉइंट की स्पेसिंग इंसर्ट करती है, इसका राइट आंसर होगा 12। और आप सभी को पता है एक पॉइंट जो होता है वो 1 इंच का 1/72 पार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल हम इंसर्ट करते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने अलाउ होते हैं, 63। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 16,384 कॉलम्स होते हैं और 1,48,576 रोज होती है। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कई बार, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 1.25 इंच की लेफ्ट राइट मार्जिन से प्रिंट होता है, टॉप बॉटम में 1 इंच का मार्जिन रहता है और डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन रहती है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स। तो जो कैरेक्टर और पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए हम कलेक्शन ऑफ कमांड्स यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बॉयलर प्लेट इज। तो बॉयलर प्लेट क्या है, commonly used by individual who create document that contain standard paragraphs, quickly being replaced by word processing software, used by professionals for making copies of important document, या फिर none of these। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बॉयलर प्लेट उन लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कुछ स्टैंडर्ड पैराग्राफ रहेंगे, और ये जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ है इनको आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिना चेंज किए हुए। ये रही बॉयलर प्लेट की डेफिनेशन। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बॉयलर प्लेट इज अ यूनिट ऑफ राइटिंग दैट कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर विदाउट चेंज। तो बॉयलर प्लेट एक पीस ऑफ राइटिंग है या फिर एक यूनिट ऑफ राइटिंग है जिसको आप बार बार जो है बिना चेंज किए हुए यूज कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सकता है वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो सीरीज़ को मैं एग्जाम तक लेके जाऊं। अगर अच्छा रिस्पांस आता है आप सभी की तरफ से तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।